नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उन 12 सीढ़ियों पर चढ़ने वाले हैं जिन्हें हम अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। और देखिए, इन्हें अक्सर सिर्फ रटने की चीज समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये हमारे देश के पूरे प्रशासनिक ढांचे का ब्लूप्रिंट है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन थोड़ा अलग है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनमें इन अनुसूचियों को याद करने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। हम इन ट्रिक्स को एक हुक की तरह इस्तेमाल करेंगे और इनके जरिए हर अनुसूची के पीछे की कहानी, उसकी जरूरत और उसके गहरे संवैधानिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहतरीन नजरिया है और शुरू करने से पहले ये याद रखना दिलचस्प है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा जी, आज 12 हैं। ये 4 नई अनुसूचियां भूमि सुधार, दल बदल, पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये असल में आजाद भारत की बदलती राजनीति और समाज की कहानी कहती हैं। मतलब हमारा संवैधानिक जीवंत दस्तावेज है जो वक्त के साथ खुद को ढालता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। इसकी ट्रिक तो शायद सबसे सीधी है। फर्स्ट इज ऑलवेज कंट्री। हाँ, यानी अनुसूची 1 में देश और उसके राज्यों का जिक्र है। इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं की पूरी लिस्ट है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये भारत की अखंडता का कानूनी आधार है। इसी की वजह से भारत को राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। और जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना या 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया, तो संसद को सबसे पहले इसी पहली अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। अच्छा, तो ये देश के नक्शे का एक तरह से संवैधानिक दस्तावेज है। सही कहा। ठीक है, तो देश का नक्शा तय हो गया। अब देश चलाने वालों की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची ये वेतन और भत्तों से जुड़ी है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों जैसे बड़े संवैधानिक पदों की सैलरी का जिक्र है। और हमारे नोट्स में इसे याद रखने की ट्रिक बड़ी मजेदार है। क्या है? कहते हैं पैसा 2 नंबर की चीज है, या फिर 2 मुझे मेरा पैसा दो। हाँ, ये ट्रिक तो अच्छी है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत बहुत गहरा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इन पदों का वेतन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए ताकि इन पदों पर बैठे लोग, खासकर न्यायपालिका, सरकार के किसी भी वित्तीय दबाव से आजाद रहें। ताकि उन्हें ये डर ना हुआ कि अगर सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। बिल्कुल, ये उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये हुई ना बात, यानी ट्रिक के पीछे भी एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो वेतन तय हो गए, लेकिन पद संभालने से पहले शपथ भी तो लेनी होती है। जी, और यहीं से हमारी तीसरी अनुसूची का काम शुरू होता है, जो शपथ यानी ओथ से जुड़ी है। और इसकी ट्रिक भी सीधी है। श, प, थ, 3 अक्षर, तो अनुसूची 3। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है और हमारे नोट्स भी इस पर इशारा करते हैं। इस अनुसूची में लगभग सभी की शपथ का प्रारूप है, सिवाय 3 लोगों के। 3 लोग कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 1 मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। देश के सबसे बड़े पदों की शपथ ही इस लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी शपथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक मंत्री या सांसद संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत अलग से दी गई है और वो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वाह, मतलब वो सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते, वो संविधान के संरक्षक बनते हैं। बिल्कुल, ये फर्क उनके पद के अनोखे दर्जे को दिखाता है। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। अब चौथे पड़ाव पर आते हैं, अनुसूची 4, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। जी, यानी किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में जाएंगे। नोट्स में इसकी एक विजुअल ट्रिक है। राज्यसभा में बैठने के लिए कुर्सी चाहिए और कुर्सी के होते हैं 4 पैर, तो अनुसूची 4। ये मजेदार है और यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये बंटवारा अमेरिका की तरह नहीं है, जहाँ हर राज्य को सीनेट में बराबर सीटें मिलती हैं। हाँ, वहाँ हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सही कहा। भारत में ये सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आते हैं,
तो गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से सिर्फ एक। अच्छा। ये हमारे संघीय ढांचे के एसिमेट्रिक यानी असंतुलित स्वरूप को दिखाता है। ठीक है, अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अनुसूची 5 ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है और इसकी ट्रिक बहुत ही सीधी है। एससीटी का एस अक्षर बनावट में अंक 5 जैसा लिखता है, S=5। बिल्कुल, ये अनुसूची राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती है। ऐसा करने से वहां के राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। कैसी शक्तियां? वो संसद या विधानसभा के किसी कानून को वहां लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उन क्षेत्रों की जनजातीय संस्कृति, उनकी जमीन और उनके रीति रिवाजों को बचाया जा सके। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पड़ाव, अनुसूची 6। ये सिर्फ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। जी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका कोड वर्ड भी मशहूर है, AMTM। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी तो बड़े जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उन्हें इस विशेष सूची से बाहर क्यों रखा गया? बहुत ही जायज सवाल है। इसका जवाब इतिहास में छिपा है। AMTM राज्यों में जो जनजातीय समुदाय हैं, उनकी अपनी स्वायत्ता की एक लंबी ऐतिहासिक मांग रही है। अच्छा। इसलिए अनुसूची 6 के तहत वहां स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं। इन परिषदों को अपने क्षेत्र में जमीन, जंगल और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसी व्यवस्था है। समझ गया, मतलब मणिपुर जैसे राज्यों में अलग तरह के समीकरण थे। जी। अब आते हैं उस अनुसूची पर जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुसूची 7 यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसकी ट्रिक है, हम साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए शक्तियों को सूचियों में बांट लेते हैं। और असली खींचतान इसी अनुसूची में होती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले जैसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। हाँ, करीब 100 विषय। फिर राज्य सूची में पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य जैसे करीब 61 विषय हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, जंगल, मजदूर संघ जैसे विषय हैं। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जी। तो फिर अगर दोनों ने कानून बना दिया और उनमें टकराव हो गया, तब क्या होगा? तब केंद्र का कानून मान्य होगा। और यही वो जगह है जहां भारत का ढांचा अर्धसंघीय दिखता है, जिसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, और जो विषय इन तीनों सूचियों में कहीं नहीं है, उनका क्या? जैसे क्रिप्टो करेंसी, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं, और वो भी केंद्र के पास ही हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अब भाषाओं पर आते हैं। अनुसूची 8 जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। ट्रिक है, अपनी भाषा हमेशा ठाठ से बोलनी चाहिए। शुरू में तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, है ना? जी हाँ, और बाद में जोड़ी गई भाषाओं को याद करने की भी अपनी ट्रिक्स हैं। 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी, फिर 71वें संशोधन से 3 भाषाएं जुड़ी, जिसका कोड वर्ड है नमक। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बिल्कुल। और फिर 92वें संशोधन से 4 और भाषाएं जुड़ी, जिसका कोड वर्ड गणित के फॉर्मूले जैसा है, बॉडमास। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सही। हर भाषा को इस सूची में शामिल करवाने के पीछे एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष होता है। अब हम उन 4 अनुसूचियों पर आते हैं जो बाद में जोड़ी गई। शुरुआत करते हैं अनुसूची 9 से, जो भूमि सुधार से जुड़ी है। जी, इसे पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। ट्रिक है, जमीन यानी लैंड अपनी जगह से नो हिलती डुलती। लेकिन इसकी एक और ट्रिक ज्यादा मशहूर है कि इसमें डाले गए कानूनों पर कोर्ट नो नहीं बोल सकता था। क्या ये सच है? हाँ, शुरुआत में इसका मकसद यही था। सरकार जमींदारी खत्म करने के लिए कानून ला रही थी, लेकिन जमींदार लोग संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर कोर्ट चले जाते थे और कानून रद्द हो जाता था। जी, तो सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाकर भूमि सुधार कानूनों को इसमें डाल दिया ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। तो क्या आज भी इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून कोर्ट की पहुंच से बाहर है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेल्हो केस में एक ऐतिहासिक फैसला किया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी कानून डाला गया है
उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो अब ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। ये तो एक गेम चेंजिंग फैसला था। बिल्कुल। चलिए अब 10वीं अनुसूची पर चलते हैं। दल बदल कानून। ये आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए 1985 में लाया गया। ट्रिक सीधी है, 10 से दल, या फिर फिल्मी अंदाज में 10 बहाने करके ले गए दल। लेकिन इस कानून का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत बहस होती है। इसने राजनीतिक अस्थिरता को तो कुछ हद तक कम किया, लेकिन इसने पार्टी के अंदर की असहमति को भी लगभग खत्म कर दिया है। मतलब एक सांसद या विधायक को अपनी पार्टी के व्हिप का पालन करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, भले ही वो उस मुद्दे पर सहमत न हो। तो इसने व्यक्तिगत प्रतिनिधि की आवाज को भी दबाया है। बहुत ही संतुलित विश्लेषण है। और अब आखिरी दो जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। अनुसूची 11 पंचायत 73वें संशोधन से जोड़ा गया। हाँ, और ट्रिक है, गांव में लोग 1 और 1 11 होकर एकता से रहते हैं, या जी से 11 जी से गांव। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को संवैधानिक जामा पहनाने जैसा था। इसके तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए, जैसे सड़क, पीने का पानी। जी, लेकिन आज भी सबसे बड़ी चुनौती 3 F's की है, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज। मतलब काम तो दे दिए गए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा और कर्मचारी नहीं दिए जाते। और इसी कहानी को शहरों में पूरा करती है हमारी आखिरी अनुसूची 12 नगरपालिका। 74वें संशोधन से आई। जी, ट्रिक भी सीधी है, गांव 11 से आगे शहर 12। जी, या लोग कमाने के लिए बाहर 12 शहर जाते हैं। जी, इसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय हैं। जी, और ये शहरी भारत की बढ़ती हकीकत को पहचानता है। आज भारत की 1/3 आबादी शहरों में रहती है। 11वीं और 12वीं अनुसूची मिलकर भारत में त्रिस्तरीय सरकार की नींव रखती हैं। तो ये थी संविधान की 12 अनुसूचियां। श, प, थ के 3 अक्षरों से लेकर 10 बहाने वाले दल बदल तक हमने देखा कि हर ट्रिक के पीछे एक गहरा संवैधानिक तर्क छिपा है। उम्मीद है अब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक कहानी की तरह याद रहेंगी। बिल्कुल, इन ट्रिक्स का असली मकसद सिर्फ रटना नहीं बल्कि संविधान के जटिल ढांचे को सुलभ बनाना है। जब हम इन प्रावधानों को समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि देश का शासन कैसे चलता है। बिल्कुल सही कहा। और अब आज की इस गहरी चर्चा के बाद हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि समय के साथ जरूरत पड़ने पर नई अनुसूचियां जोड़ी गई, 8 से 12 हो गई। ये सोचने वाली बात है कि आज के डिजिटल युग, पर्यावरण संकट या डेटा प्राइवेसी जैसी नई चुनौतियों को देखते हुए क्या भविष्य में कभी किसी 13वीं या 13th अनुसूची की जरूरत पड़ सकती है? और अगर हाँ, तो उसका विषय क्या हो सकता है? डिजिटल नागरिकता के अधिकार या फिर प्रकृति के अधिकार? सोचिएगा जरूर।